जीटीवी में मुजाहिद गलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सारी खबरों में सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है कि आज हमारे जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बुलाया, हौसला दिया। अभी तक वो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में या वहाँ के जो है तफसीलात तो नहीं आई, कुछ तस्वीरें शेयर ज़रूर की गई हैं। रमीज़ राजा साहब और उनके बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो उनको हौसला बढ़ाना, फिराक में उन्हें गाइड करना, क्योंकि ये मामला खाली क्रिकेट तक नहीं रहा। जो न्यूजीलैंड की टीम जो है उसने मनसूख किया, उसके बाद इंग्लैंड ने किया, या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करने जा रही है कि आज दो वफाकी वज़ीर हमारे फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब आए और जिन्होंने बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफ किए। इस वक्त आप कैमरे में देख रहे होंगे कि कौमी लिबास में हमारे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आए, उनकी सिर्फ झलक दिखाई गई। ग़ालिबन कुछ सबब वो शायद जो खान साहब ने गुफ्तगू की वो नहीं दिखाई होगी, लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा कि न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े सनसनीखेज़ हैं। और फिर वाकई वज़ीर दाखिला जिन्होंने कहा हमने इंटरपोल के ज़रिए और यकीन हमारी एजेंसियों के ज़रिए और दीगर एजेंसियों के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने पूरे जो है डिटेल्स बताई कि किस तरह इसमें रॉ का हाल था। उनका ये कहना है कि इसके लिए कालदम जी मैं ज़ोर दूंगा, टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। खैर ये भी है कि उनका रोल अपनी जगह भी अहम है, लेकिन शेख रशीद साहब ने जैसे मैंने कहा कि मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात किए मीडिया के सामने। शेख रशीद साहब और फिर हमारे चौधरी साहब ने जो इंकशाफात किए उसमें चौधरी साहब ने ज़्यादा तफसील में ये बताया कि कोई जाली ईमेल के ज़रिए धमाके के ज़रिए हमले की धमकी दी गई और भारत में उन्होंने फिर डिटेल लिखी है। RMS 171 डिवाइस भेजी गई और फिर उसकी लोकेशन जो है वो सिंगापुर ज़ाहिर की गई। उन्होंने बताया कि ये डिवाइस अगस्त सन 2019 में भारत में मुतारिफ़ कराई गई थी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक भारतीय शहरी का नाम कोई मिश्रा है जो इसका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है, उसकी डिवाइस इस्तेमाल की गई। और फिर बहरहाल एक ज़माने में बड़ी शोहरत रखते थे, वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अब शायद कहते हैं वो किसी अहरार तंजीम के एहसानुल्लाह इस्तान ने जो है उनके फेसबुक सामने लाया गया और उनको इस्तेमाल किया गया। मैंने कहा ना चौधरी साहब की जो बड़ी तफसील से उन्होंने फिर कहा कि फिर संडे गार्जियन ने भी नंदन मिश्रा का एक आर्टिकल शायर किया कि दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है। फिर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कोई मार्टन हैं, तो मौजूद नहीं है, गिफ्टर उनकी वाइफ ने ईमेल उनको मौसूल होती है और कहा जाता है कि जी उनके शौहर को कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर मालूम हुआ कि ये जो ईमेल थी जो ये भी उसी तारीख से गई, वहीं से भेजी गई। तो ये जो इतनी डिटेल से चौधरी साहब ने बताया कि एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि जो 5 दिन से टीम थी, हत्ता कि ये कि वो ग्राउंड तक में आ गई, टॉस तक की कर चुकी, लेकिन फिर न जाने क्यों। लेकिन ये ज़रा बात थोड़ी सी समझ से काबिल फ़हम नहीं है कि ये तमाम जब डिटेल आ रही थी, ये सब ईमेलें आ रही थी, ये सब कुछ मिल रही थी, सिर्फ टॉस करने भी पहुंच जाए ग्राउंड में, वहाँ पर भी अभी मैं बल्कि हमारे साथ बड़े सीनियर सीजन्ड अब तो तबसरा निगार भी हैं, तजिया निगार भी हैं, स्पोर्ट एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन खिलाड़ी बहुत पाए के हैं। मैं अगर नाम लेना चाहूँ वहाँ से, अगर फजल महमूद और फिर इम्तियाज़ अहमद तो फिर हमारे हनीफ बरादरान या फिर बहरहाल कप्तान इमरान खान तो फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, मियाँ दाद, तो मोहसिन खान भी अपने ज़माने के पाए के खिलाड़ी रहे और यहाँ नहीं वहाँ इंग्लैंड में ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाती। खान साहब शुक्रिया, एक अरसे बाद आपसे मोहसिन खान साहब गुफ्तगू हो रही है। अब क्या करें, अब तो क्रिकेट से ज़्यादा सियासत क्रिकेट में हो रही है, क्रिकेट सियासत हो रही है, इतनी गड़बड़ हो गए हैं कि इसको अलग अलग करके नहीं जा सकता। तो आपको ये जो देख रहे हैं ये सब इंकशाफात, ये सब कुछ, इसमें सब कुछ ऐसे ही है खान साहब? सबसे पहले तो बरेली साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं पिछले 2 दिन से ये बात बहुत चल रही है और मैं यही कह रहा था शुरू से कि हमारी अल्लाह के फजल से सिक्योरिटी की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। हमारी फौज, हमारी रेंजर्स और ये जो
पुलिस है और इंटेलिजेंस जो है, इसने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही बात है। अब वो देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील हो रही हैं, ये क्या क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। और आज जैसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सुन नहीं पाया लेकिन मुझे पता चल गया क्या बातें उन्होंने कही। और वही इसमें बरेली साहब सीधी सी मैं भी यही बात कह रहा था कि इसमें सिक्योरिटी हमारी कोई वो नहीं है, उसकी में कोई कमी नहीं रह गई है, इसके पीछे बहुत कुछ है और वो वही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सरफेस हो रही है। तो ये बस मैं कहूँगा कि बहुत अफसोस हुआ। नहीं लेकिन खान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट खान साहब, आप तो सारी दुनिया में खेले हैं। न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है वो पॉलिटिक्स में लोग नहीं पड़े, बड़े आप तो मैंने कहा ना बरारात वहाँ खेले हैं, मिले हैं, बड़े सॉफ्ट लोग हैं, बड़े सिविलाइज लोग हैं। और यानी सिर्फ उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, इंग्लैंड यानी यूरोपियन कंट्रीज तो खेल के यानी वहाँ कोई हुकूमतें कोई इन्वॉल्व नहीं होती क्रिकेट बोर्ड में। या कुछ लोगों ने ये ख्याल किया कि क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े थे, सरखेल थे, इसको क्रिकेट के हवाले से ही इसको उनको जवाब देना था। हमारे प्राइम मिनिस्टर को मजबूर नहीं करना चाहिए था कि वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करते। और आपको इल्म है कि वहाँ पर ये नहीं होता कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और सदर जो हैं वो क्रिकेट के मामलात में दखल दें, कप्तान इसको बनाओ, कोच इसको बनाओ, खिलाड़ी बदलो। तो इससे ये जो है आप नहीं समझते कि ये सब हैंडल क्रिकेट टीम के बड़ों को करना था, बोर्ड को करना था? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एक बात का वो रहे कि देखिए इमरान प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ पेट्रन पीसीबी भी हैं, जो होता है कि प्राइम मिनिस्टर पीसीबी हो जाता है, पेट्रन हो जाता है पीसीबी का। अब मामला ये था, इतना सीरियस हो गया था बरेली साहब के, ये मामला चला गया था गवर्नमेंट की लेवल तक। बिकॉज लाइक आई सेड ना क्रिकेट की कोई प्रॉब्लम थी और हमारी सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम थी, ये पॉलिटिकल साइड से जो ये गेम खेला गया है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसमें आई थिंक लेकिन खान साहब आपको भी पता है, और आप मैंने फिर ये कहा कि क्योंकि आप वैसे वाकिफ हैं कि वहाँ ये नहीं होता कि अगर एक किसी प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर दे तो वो फैसले वो अपने खिलाड़ियों से कहे नहीं खोलो ज़बरदस्ती, ये भी तो होता है ना। यानी यूरोप में या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में कोई मजबूर कर सकते हैं खिलाड़ी को, ये सॉरी टू से सब कॉन्टिनेंट तो नहीं है कोई। मैं उसी बात पे आ रहा था कि मैं कहता, देखिए जैसे इंग्लैंड ने अपना टूर कैंसिल किया है, उन्होंने कहा कि ये जो क्रिकेटर्स की एसोसिएशन है ये लोग रिडक्टेंट थे जाने से, तो इसलिए इंग्लैंड ने ये टूर कैंसिल किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे कभी भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कोई मामला बहुत ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि मैं ऑनेस्टली बड़े दुखे दिल से ही कह रहा हूँ कि मुझे हैरान हूँ कि इमरान के होते हुए कि ये टेंटेड लोग जो हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो कैसे क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व हैं। और बड़े अच्छी मतलब ये नहीं है हमारी, देखिए बदनीयती अगर जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ अल्लाह ताला अपनी बरकत वहाँ से हटा लेता है। और मैं ये सोच रहा था कि इमरान के आने से ये जो पहले जो पिछले 5 साल थे, तकरीबन 6 साढ़े 6 साल, बरेली साहब पिछला क्रिकेट बोर्ड मुझे बुलाता रह गया। मैंने कहा मैं करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा करप्ट लोगों के साथ। और अब मैं सोच रहा था कि इमरान के आने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई करप्ट। इमरान का तो बेसिक एम ही है कि करप्शन खत्म करना और राइट मैन एट द राइट प्लेस। आपने किसको किस किस पोजीशन पे लगा दिया है। ऑनेस्टली मैं बड़े दुख के साथ ही कहूंगा कि एक तो करप्ट लोग आपने इन्वॉल्व करनी जो डिक्लेयर्ड करप्ट है, ये भी नहीं कि उनके ऊपर कोई इल्जाम है, आपने उनको क्रिकेट बोर्ड में रखा हुआ है। अब यहीं पहले आपकी बदनीयती आती है, कौन किस पोजीशन पे लगा दिया गया, क्या वो डिजर्व करता है? चले खान साहब, ये वक्त मिला तो मैं सिर्फ ज़्यादा तुमसे रहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये मेरा ये कहना था कि आपने जो रिएक्शन हमारे आया, यानी इससे पहले भी ऐसा हो चुका है ना, यानी कि जो हमने रद्देमल का इज़हार किया उसमें रमीज़ साहब यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ, भाई आप एक पहली फ्लाइट पकड़ के खुद न्यूजीलैंड चलाते, आप प्राइम मिनिस्टर से क्यों फ़ोन करा रहे हैं हमारे राजा साहब? फिर आप कहते हैं ICCI उसमें जाऊँगा, उसका भी तो प्रेसिडेंट न्यूजीलैंड से गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ न्यूजीलैंड से ही उसका ताल्लुक है। तो मैं ये इस पूरे अगर हो गया था इसको मिसहैंडल नहीं किया गया, इसको एक यानी इससे तो बदनामी बढ़ाई इन्होंने, इसको से तो हमारी जो नेगेटिविटी हुई है, यानी ये समझ रहे हैं कि हम पीसीबी के बड़े के हमने जो एक्सपोज, भाई आप न्यूजीलैंड या इंग्लैंड को क्या एक्सपोज करेंगे सॉरी टू से क्रिकेट के हवाले से, या हैं खान साहब? जी ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल, लेकिन देखिए स्टेचर देखा जाता है कि कौन है जी। अब उनका जो किस्मों से किनका मतलब, देखिए मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात शायद मैं खुल के कहूँ तो फिर आप बरेली साहब राइट मैन एट द राइट प्लेस नहीं है, ओके स्टेचर नहीं है लोगों का क्रिकेट बोर्ड में कि जाके वो बात कर सकें।
इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है आपको। अगर यहाँ पे होता कोई स्टेचर वाला, अब मैं आपको से बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं चेयरमैन होता तो लिटरली मैं फ्लाइट में नहीं, पहली बात तो मेरी पहले कॉल जाती उसको अपने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ को, और मैं उससे कहता कि देखिए ये हमारी इंटेग्रिटी का सवाल है, पाकिस्तान की क्रिकेट की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। इस तरह नहीं होगा कि आप लोग ऐसे उठ के जाएं और ग्राउंड पे उठ के आप चले जाएं, कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा। मैं कहता वेट करवाएं इनसे, हम इन्वेस्टिगेट कर। देखिए अभी इंग्लैंड वुमेन्स टीम को थ्रेट आई, कल ही की बात बता रहा हूँ, उन्होंने इंग्लैंड टीम को बोला आप होटल में जाइए, हम होटल में जबरदस्त उसको सिक्योरिटी को और बढ़ा रहे हैं, लेट्स वेट एंड सी, हम इसको पहले देखेंगे कि ये ईमेल ऑथेंटिक है कि नहीं है। उन्होंने रोका, दूसरे दिन उन्होंने कहा बिल्कुल ईमेल ऑथेंटिक नहीं है, आप खेलें। दूसरे दिन इंग्लैंड की विमेन के और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था वहां पे। अब केन विलियम्स जो न्यूजीलैंड का कैप्टन है वो कह रहा है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि टूर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे स्टेचर की बात होती है कि क्रेडिबिलिटी की बात होती है। मुझे बरेलवी साहब के क्रेडिट क्या राइट मैन एट द राइट प्लेस है कि नहीं है? अगर यही खान साहब, यही बात मैं कह रहा था आपसे, यानी बड़ी बदहतराम कह रहा था कि क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को सर जोड़कर बैठना था। यानी अगर वो टीम चली गई थी उससे मजीद डैमेजेस नहीं करने थे। जो बात में उनके रद्द-ए-अमल आया वो थी बहुत ही चाइल्डिश किस्म का था, और ये तस्वुर ही नहीं कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल मीडिया है, कोई आपका लोकल सहाफ़ी यहाँ का नहीं बैठा हुआ है, कोई लोकल ऑडियंस नहीं है। तो ये जो ये नहीं देख रहे थे कि जिनको, उससे आपने देखा कि कैसा इंग्लैंड का आ गया, अब तो वेस्ट इंडीज भी शायद मिलने पड़ गया। ये सिर्फ कहना था, आप जो कह रहे हैं कि राइट मैन इन द राइट प्लेस होना चाहिए था, ये सब कुछ जो बिगाड़ में शायद ज़्यादा हो, और बेचारे खान साहब को भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। नहीं तो देखिए ना वो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं करना चाहिए था। और मैंने जैसे आपसे कहा, मैं इसको देख रहा होता तो मैं सीधा ही क्रिकेट बोर्ड के चीफ को उनको फोन करता कि जी इस तरह टीम नहीं आपकी हो जाएगी, आप हमारी सिक्योरिटी की, आप हमारी क्रिकेट की, हमारी पाकिस्तान की, सबसे बढ़ के पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंच रही है कि इस तरह टीम आई और चले गई। बच्चों का खेल थोड़ी हो रहा है कोई, तो आप रुकिए, इनको रोक दो। और मैं उनसे यही कहता है जो टीम मैनेजमेंट कि हम आपको बिल्कुल जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल ये भी तो हो सकता है खान साहब, इससे पहले भी हुआ कि अगर आप फौरी तौर पर देखें शारजा और ये जगहें ऐसी हैं, दुबई ये सेकंड होम है, वहाँ कोई मसला भी नहीं होता। एक हफ्ते का मंसूबा अगर ये कह देते कि जी हम वहाँ मुंतकिल कर देते हैं, और ज़्यादा हुआ है पास्ट में, हमने तो अपने गेम भी वहाँ खेले हैं, शारजा, दुबई और अबू धाबी में, तो एक ऑल्टरनेट तो देते ना कि चले वो मंसूब भी हो गया था, क्योंकि 24 घंटे तो थे ना हमारे पास उनके जाने में। नहीं देखिए आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि परवेज साहब मुझे प्लीज बात कंप्लीट कर देती हैं, कह रहे तो मैं आपसे ये कहता कि देखिए आपने जो ऑल्टरनेट की बात की है, क्यों भाई ऑल्टरनेट? पिछले 4-6 साल से यहाँ टीम्स आ रही हैं, PSL हो रहा है, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। आपकी पहले यहाँ पे टीम आई सिक्योरिटी की न्यूजीलैंड की, उसने कहा जी जबरदस्त, बहुत सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम है, हमें कोई फिक्र नहीं है। 4 दिन उन्होंने प्रैक्टिस की है, मैं देख रहा था, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इजीली ऐसे फिर रहे हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिक्योरिटी हमारी जबरदस्त थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जब क्रेडिबल लोग नहीं होंगे सही जगह पे, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी ना। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद वन थिंग कि आपने करप्ट लोगों को क्रिकेट बोर्ड में रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप यहाँ तो लोगों से छुपा लेते हैं बात को, बाहर नहीं छुपती ये बात। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है, आप पता कीजिए अपने प्रोड्यूसर से कि निकालें 2-4 लोगों का जो क्रिकेट बोर्ड में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड किया है, आपको पता चल जाएगा। जो आदमी ये कह रहा है कि आप पाकिस्तानियत छोड़ दें, आप बेगैरत अगर होना चाहते हैं तो बेगैरत भी हो, अगर आपको होना पड़े तो बिग 3 का जो केस था उसमें अगर आप यानी कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसको अल्लाह ताला ने सारी इज्जत और शोहरत दी है पाकिस्तान की वजह से, वो कह रहा है आप पाकिस्तानियत छोड़ दें, अगर आपको बेगैरत भी बनना पड़े तो आप बेगैरत बन जाइए, बिग 3 का डील कर लें। दूसरे लोग करप्शन में इन्वॉल्व होकर उनको सजाएं सुना दी गई हैं कि ये क्रिकेट बोर्ड में नहीं होंगे इन फ्यूचर कभी, तो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं। तो ये तो सबसे पहले आप पूछिए अपने प्राइम मिनिस्टर को कि ये कैसे हैं क्रिकेट बोर्ड में, जब आपने बदनीयती पहले डाल दी, उसमें आपने घटिया लोग और गंदे लोग पहले डाल दिए, तो रिजल्ट क्या है ये बरेलवी साहब? जब देखिए, मैं एक साथ में बिलीव करता हूँ, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, अल्लाह की जब देखता है कहीं बदनीयती होती तो अपनी बरकत हटा लेता है वहां से। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो नंबर 1, नंबर 2 जो आपने कहा प्रोसीजर, मैं बिल्कुल आपसे कल से मैं ये बात कह रहा हूँ बरेलवी साहब कि हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये कोई और बात है, और इस तरह नहीं जाने
देता मैं टीम को, मैं रोकता हूँ होटल में कि आप रुकिए, पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करता कि टीम यही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। हाँ, लेकिन वो थोड़े से अनईजी थे, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हमने उनको काबू कर आप जाइए। ये तरीका होता है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की इज्जत, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की इज्जत और पाकिस्तान की इज्जत सबसे बढ़ के उसको कोई ठेस नहीं पहुंचती। शुक्रिया मोहसिन खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यकीनन आपने कहा कि जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं वो उस लायक नहीं थे कि ज़रा सा इशू आ गया, इतना अगर ये इशू आ गया तो उसको हैंडल कर पाते। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट का इशू खाली क्रिकेट तक नहीं रहा, बल्कि यानी इस वक्त कहता हूँ कि हॉट सियासत का मौजू बन चुका है कि प्राइम मिनिस्टर को भी खिलाड़ियों को बुलाना पड़ा, हौसला देना पड़ा। लेकिन सॉरी टू से लगता है ऐसे ये कि हमने अपना केस ख़राब किया। और मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि इशू क्रिकेट नहीं, महंगाई है, महंगाई आम आदमी का मसला। इसीलिए ज़रा आज हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने जो कुछ कहा और जिस तरह जस्टिफाई किया, गुफ्तगू करेंगे उस पर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिर बलरी आपको खुशामदीद कहता है। और थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, अल्लाह खैर करे कि कोयटा में जब धमाके होते हैं और जब ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान में तब्दीली आ रही है उसके पस मंज़र में शायद इतना बड़ा जानी नुकसान ना हो। अभी तक तो यही हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा ख़बर दे रही थी। मैंने जैसे कहा कि अल्लाह खैर करे कि ये धमाका कोई बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये है कि जो महंगाई का धमाका इस वक्त मुल्क में हुआ है और जिसकी गूंज आवाम को सुनाई दे रही है, उसको पहले तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि इसका सबब कोरोना है। लेकिन आज जहां एक तरफ वो ये कह रहे थे कि हम आवाम को सब्सिडी देंगे, साथ ही फिर उन्होंने जस्टिफाई भी करने की कोशिश की कि जनाब अपोजिशन ऐसे ही शोर गौर कर रही है, महंगाई कम हुई है। और शायद रेफरेंस दिया उन्होंने कि जी पहले 15% शहरी इलाकों में थी और फिर 17% देही इलाकों में थी और अब जो है कम होकर 10% शहरी इलाकों में है और 12% फलाती है। यानी सॉरी टू से अगर हम तफसील में जाएँ तो इन्हें टमाटर, आलू, घी, चावल, आट, मेरा तो ख्याल है कि हर जगह 13.5% तो ख़त्म खुद हुकूमत के ज़राए कह रहे हैं। फिर पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड इजाफा किया गया है आपने, और इस पर भी वो कहते हैं जी वो इंडिया से तो कम है। अब यानी जहाँ मौका मिलता है तो इंडिया का हवाला देने लगते हैं। सॉरी टू से शौकत साहब, आप बड़े सीनियर वज़ीर ख़जाना हैं और आपको पूरा एहसास भी है आवाम का। मेरे साथ शब्बर ज़ैदी साहब हैं, साबिक़ FPR के चेयरमैन रहे, मुमताज़ माहिर मईशत हैं, हुकूमत का हिस्सा रहते हुए अब बाहर आ गए। शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब। ज़रा पहला ज़रा तरीन साहब का हमारे ज़रा ये सुनिए, देखिए क्या फरमा रहे थे इसके हवाले से। गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूं कि हमने ये डिसीजन लिया आज की मीटिंग में कि हम इसमें से टैक्सेस जो है उसमें रिलीफ देंगे और कोई तकरीबन 45 से 50 रुपए फी किलो की हम रिडक्शन करवाएंगे इनसे, ये जो प्राइस है, और ये हुकूमत अपनी जेब से पैसे करेगी। मैं आपको पेट्रोल प्राइसेस की बात बता देना चाहता हूँ तो 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे हम सस्ते हैं। तो ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी। जनाब तो कहते हैं जी वावेला मच गया। शब्बर ज़ैदी साहब, सुना आपने अपने बुजुर्ग दोस्त हैं आपके शौकत तरीन साहब का कि डिनाइल में है कि इस तरह की नहीं है, कहते हैं महंगाई कम हुई है पहले से। शब्बर साहब देखिए, बात यह है कि महंगाई का जो जोर है वो कम नहीं हुआ है और कॉन्स्टेंटली प्रेशर आ रहा है महंगाई का, और उसकी वजह 2 वजह हैं। उसकी पहली वजह ये है कि हमारा जो डॉलर जो रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे बाजारों में होता है, इसकी वजह से ये जो प्राइस है ये बढ़ती जा रही है। दूसरी वजह जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा गौर से समझना चाहिए कि हम एक चीज समझते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां और ये जो मीटिंग प्राइस कंट्रोल की, आप इस बात को मुजाहिद साहब बिल्कुल क्लियरली मेरी बात को पब्लिक में ले जाएं कि पाकिस्तान में जो दरमियान में आड़ती, रिटेलर और जो दरमियान में मंडी में लोग बैठे हैं वो बिल्कुल मादर पिदर आजाद है।
करें, वो जितना मुनाफा चाहें कमाएं, जितना मुनाफा चाहें वो लोगों से चार्ज करें। कोई उनका ना टैक्स में रिकॉर्ड है ना उनका किसी और जगह रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल एक ऐसी सूरत है पाकिस्तान में जिसमें हमारी गवर्नमेंटें बेबस हैं और वो ना ग्रोअर्स को और मैन्युफैक्चरर को सही कीमत दिलवा सकती हैं और ना वो रोक सकती हैं उनको उस प्रॉफिट से, क्योंकि हमारे तमाम बाजार, तमाम मंडियां, तमाम रिटेलर्स, तमाम किसी भी कानून से बालातर हैं। और ये अगर कहा जाए कि नहीं जी महंगाई कम हो रही है, मैं बिल्कुल साफ बात ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी जो मार्केट कमेटी की मीटिंग कर ली, हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग कर ली, मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। आपको एक दफा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा और इन रिटेलर्स को, मंडी वालों को और आढ़तियों को किसी हिसाब में लाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लाएंगे तो पाकिस्तान में दोनों साइड पिसती रहेगी, कंज्यूमर भी पिस रहा है और एग्रीकल्चर पिस रहा है और मैन्युफैक्चरर भी पिस रहा है। ये दरमियान में है, इसने पाकिस्तान में बिल्कुल जिसे कहते हैं अजाब डाला हुआ है और इनके साथ हैंडल करना है। और गवर्नमेंट इसको हैंडल, ये गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, वो इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। और ये क्योंकि इनमें से अक्सरियत लोग पीटीआई के सपोर्टर नहीं है तो वो इससे सियासी फायदा भी उठा रहे हैं। और ये अब जस्टिफिकेशन आप कुछ भी देते रहे कि ये इस वजह से है, उस वजह से है, कोरोना से है, मैं उन तमाम बातों को एग्री नहीं करता। मैं बड़े अरसे से ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक आढ़तियों का माफिया है जो कि पाकिस्तान को जगमाल बना के बैठा हुआ है। ये है हमारे शब्बर सैदी साहब का दो बातें रख रहे थे। शब्बर सैदी साहब, आपका कहना है कि आढ़तियों ने किया है और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो गवर्नमेंट में है वो प्राइम मिनिस्टर उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। खैर आप भी, मैं खैर ये मैं ज़्यादा तफसील से आपसे गुफ्तगू करना तो चाह रहा था इस पर भी कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहते तो शायद ज़्यादा अच्छे मशवरे देते। बाहर रहकर इस तरीके से बात उन्हें सुनाई देती, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर होते ही थे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूं कि चलें पास सब चीज़ें छोड़ दें, आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? वो आप उसका पार्ट नहीं हैं। ये अलग सबब है कि कोई एक बार कहा जाता है एक पहले प्राइम मिनिस्टर सुनता नहीं था, दूसरा समझता नहीं था, तो ये आपकी शायद सुन लें। तो महंगाई से मुतालिक क्या, मैंने कहा ना 1 2 3 क्या तजावीज़ देंगे मोहतरम शब्बर सैदी साहब? फौरी तौर पर जो मेरे लोकल में देखें, जो हमारे एमएनएज एमपीएज हैं, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ इसलिए तो नहीं बने कि वो वहां बैठकर और ये असेंबलियों में बैठकर बड़ी बड़ी कुर्सियों में अपनी कुर्सियां घुमा के एक दूसरे को खुद कागज मांगते रहे। इनका ये अपने हलकों से आते हैं, ये अपने हलकों में जाएं और वो देखें कि इन मंडियों में, इन सप्लाई चेन में क्या हो रहा है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं अगर किसी इलाके का एमएनए या एमपीए हूं, मुझे तो एक एक आदमी का पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, चाहे वो एमएनए पीएमएलएन का हो या पीटीआई का हो। उसको पता है कि जहानिया में या शुजाबाद में या लोधरा में कि कौन मंडी में बैठा हुआ है, कौन ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है। और उसको आपको नेशनल असेंबली को एक नेशनल बेसिस पर एक पूरी मुहिम शुरू करनी पड़ेगी कि महंगाई के अंदर जो माफियाज क्रिएट हैं, जो हमारे खाने पीने की अशियाओं में, जो हमारे फलों के बाजार में और चीजों में, देखिए मुजाहिद साहब, बात यह है कि एक आम आदमी की ग़िज़ा के अंदर क्या चीज शामिल है? वो सब्जी शामिल है, दाल शामिल है, आलू है, प्याज है, मिर्चें हैं, आटा है, ये चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की प्रोड्यूस हैं। तो वो जो मंडियां हैं, तो क्या आपके ख्याल में जो एमएनएज एमपीएस बैठे हैं, ये बैठ के बड़ी बड़ी पजेरों में और गाड़ियों में बैठ के सारा दिन घूमते रहते हैं? इनको चाहिए कि अपने हलकों में वापस जाएं और हलकों में वापस जाने के साथ वहां बैठ के ये देखें कि वहां कौन से बंदे मंडियों में बैठे हैं और वे मंडियों में बैठे उनको एक्सपोज करें। दूसरी बात ये है कि आप ये बताएं कि ओकाड़े में कितने का मिलता है आलू और लाहौर में कितने का मिलता है आलू, ठट्टे में कितने का है प्याज और कराची में कितने का प्याज है। मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि ठट्टे में जो रेट प्याज का है उससे डबल रेट कराची में है। ये दरमियान में जो डबल की मार्जिन आ रही है, ये मार्जिन कौन लेके जा रहा है? और इसका इलाज सिर्फ ये है कि जो लोकल का मुंतखब नुमाइंदा है, जो कि समझता है कि सिर्फ उसका काम वहां असेंबली में बैठ के कुर्सियां घुमाना है, उसका काम ये नहीं है। उसका काम ये है कि गवर्नमेंट की मईशत में हेल्प करे और वो बैठ के ये बताए कि छट्टे में कौन सा आदमी है दरमियान में जो ट्रेड में, लाहौर और ओकाड़े की प्राइस चेक कर ले, आप किसी की भी प्राइस चेक कर ले। और मैं आखिरी इसमें मेरा मशवरा ये है मुजाहिद साहब कि आप एक नेशनल सिस्टम अनाउंस करें और आप बताएं कि आज के दिन में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मंडियों में आलू, प्याज,
जो टमाटर, ये चीजें किस कीमत पे बिकी हैं। फिर आपको जब प्राइसेस नजर आएंगी मंडियों की और फिर आप शहरों की प्राइस देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये क्या है। ये पूरा पाकिस्तान को होस्टेज बनाया हुआ है इन लोगों ने। शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। और हमारे शब्बर जैदी साहब का कहना है और बिला तौर पर दुरुस्त कहना है कि जो MPA है, MNA है, बल्कि अब तो काउंसलर भी कहेंगे लोकल बॉडीज़ के, ये उस शहर को जानते हैं, उस मार्केट को जानते हैं, बाज़ार को जानते हैं। जब वहाँ से वोट नहीं है तो भाई शरीक हो ना, जो जब वो पिस रहे हैं महंगाई के हाथों, और वो ज़्यादा सही मशवरा दे सकते हैं। लेकिन हमारे इसीलिए देखते हैं जो लहजा ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे शब्बर जैदी साहब, इसीलिए तो वो मुस्ताफ़ी हो गए, वरना कौन चेयरमैन FBI जैसी गाड़ी कुर्सी छोड़ता है। गुफ्तगू करेंगे कि बहरहाल अब तो प्राइम मिनिस्टर भी खुलकर आए और वो जोर दे रहे हैं कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक मशीनी के ज़रिए वोटिंग होनी चाहिए। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हर 1970 के बाद हर इलेक्शन में कोई जो हारता वो कहता धांधली हो गई। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा EVM। अब इसके ऊपर कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये किसी को फायदा तो पहुंचा ही नहीं सकता। तो प्राइम मिनिस्टर भी जोर देकर कह रहे थे कि हम क्यों इलेक्ट्रॉनिक मशीन दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की जो उनके वफाकी वज़रा कर रहे हैं। कोई कह रहा है इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो इस वोटिंग की खातिर, कोई कह रहा है कि जनाब पता नहीं जेब है, घड़ी है, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मुमताज़ माहिर कानून और बानी तहरीक रह चुके हैं हमारे मोहतरम हामिद खान साहब। खान साहब, मैंने आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ज़ोर दे के किया, लेकिन बहरहाल वो भरमी वज़रा जैसी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करे। तो ये हुकूमत क्यों इतनी ज़ोर दे रही है कि हर सूरत में मशीन हो फिर रद्दमल? खान साहब देखिए, बात यह है कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की है और बहुत गैर मुनासिब किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल की है, अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। और बल्कि आइन तो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक आज़ाद इंडिपेंडेंट अदारा है, आइन का अदारा है, और हर एक को ख़ास तौर पे इंसामिया पर फ़र्ज़ है कि वो उसकी हर तरह की मदद और मावनत करे। तो अगर इंसामिया ही उसके वजीर ही अगर उसको बुरा भला कहना शुरू करेंगे तो वो तो अपना आईनी फर्ज अदा नहीं कर सकेंगे उसकी मावनत का। और ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ बहुत गलत और अफसोसनाक है। जहाँ तक खामोशी का ताल्लुक है, उन्होंने बहरहाल सुना है कोई नोटिस वगैरह तो भेजा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका अभी तक रवैया जो है वो काफ़ी जो है मैच्योर रवैया रखा है। उन्होंने कोई इस तरह से इस किस्म की गुफ्तगू और जिस किस्म की गुफ्तगू वजीर कर रहे हैं उसमें अपने आप को किसी तौर पर भी मुलविस नहीं किया। अब खान एक और बात भी है, अगर आपने गौर किया होगा कि ये टारगेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कर रहे हैं। बड़े मोतबर आदमी हैं, यानी कमीशन को नहीं, क्योंकि कमीशन से तो हमारे यहाँ हर हुकूमत को ये शिकायत रही है कि उसने धांधली की। कमीशन को कहते रहे हैं, चाहे रेफरेंडम का हो चाहे और भी हो, और उनके बारे में ज़बान मैंने कहा ना ज़ात पर उन पर हमला कर रहे हैं। यानी बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अरकान बगावत कर दें इनके ख़िलाफ़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। खान साहब देखिए, वैसे तो उनके पास लॉ में कंटेम्प्ट के इख्तियारात भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको ना ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है।
जो लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है उनकी, और मैं समझता हूँ किसी शख्स ने भी, किसी अदारे ने भी इसको पसंद नहीं किया, और मैं समझता हूँ ये गैर आइनी किस्म की हरकत है। इससे खामखा उकसाया जा रहा है कि मामले को बढ़ाया जाए, और या इलेक्शन पोस्टपोन हो या इलेक्शन ना हो, ये पता नहीं क्या पीछे इसके नीयत हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है और किया गया है बड़ा ही अफसोसनाक है। अलबत्ता अगर कोई ऐसी बात है जिसका वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर उन्होंने जो आपको नोटिस दिया है कि आप कोई सबूत लेके आएँ, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये दुरुस्त है, तो सबूत ले आएँ। फिर सबूत तो लाते नहीं, सिर्फ ज़बानी बात करते हैं। तो मोहतरम हामिद खान साहब, आपके इल्म है कि इलेक्शन में गालिबन 1.5 साल ही रहता है ना, अगर 2 साल आप कह रहे हैं, तो ये तो कुछ 6-6.5 लाख मशीनें आनी हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? फिर सबसे बड़ी इसकी शफाफियत, यानी हम पूरा इलेक्शन 20-30 अरब रुपये में कर लेते हैं, ये कहते हैं जी 1 अरब 50 करोड़ तो सिर्फ मशीनों के लिए चाहिए, मशीनें आएंगी, तरबियत कैसे दी जाएगी, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, अगर लोकल बॉडीज़ तो खैर आने ही वाले हैं, उसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी तो एक है ना कि, और ये किस मुल्क से आएगी, किन ज़राए से आएगी? हाँ साहब, लगता नहीं है, और इलेक्शन कमीशन का ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि इतने वक्त में शायद ना हो सके। मुनासिब ये होता है कि कोई जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अगले साल होने जा रहे हैं, उसमें भी तमाम तर लोकल बॉडीज़ में नहीं, किसी मखसूस इलाके में इसको पहले आजमा के देख लें कि किस हद तक ये कामयाब तजर्बा है। उस वहाँ पर नेशनल लेवल पे इस्तेमाल करने से पहले इसको लोकल लेवल पे आजमाने की ज़रूरत है, और उसके बाद देखने की ज़रूरत है कि इसमें कोई कमी कोताही या है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। एकदम से आप पूरे नेशनल इलेक्शंस जो हैं इस अनट्राइड प्रोसेस से कराएंगे तो उससे लामुहाला बहुत सारे सवालात खड़े होंगे, और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का ये एतराज़ जायज़ है। शुक्रिया मोहतरम हामिद खान, सीनियर जनरल के बानी तहरीक इंसाफ हैं, और इसी के साथ मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आपके पास इतना ही वक्त है कि आप शुक्रिया अदा करके इजाज़त लें, तो मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।